नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मोहन सरकार के बजट पर। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला बजट है और इस पूरे बजट में मोहन यादव की पूरी जो सोच है वो दिखाई देगी। आज हम इसलिए भी इस पर बात करेंगे क्योंकि लोग तुलना करेंगे कि इसके पहले के बजट से यानी शिवराज सिंह चौहान की तुलना में ये बजट कैसा है। इस पर हम इसलिए भी बात करना चाहते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद का ये बजट है और लोगों को उम्मीद है कि इसमें कुछ राहत मिलेगी, कुछ टैक्स की कमी होगी, लेकिन जो कुछ है उसके बारे में आपको बता दें कि बजट के पहले सरकार आम लोगों से भी बातचीत करती है, उद्योगपतियों से बातचीत करती है, ताकि उद्योगपतियों की बातें भी बजट में समाहित हो सके और आम आदमी क्या चाहता है ये भी इसमें आ सके। 3,65,067 करोड़ का ये बजट है। इसमें 6 नए प्रगति पथ, इसके साथ साथ 500 करोड़ रुपए सिंहस्थ के लिए भी का भी प्रावधान किया गया है। पीएम सड़क योजना के तहत 2,000 करोड़ की सड़कों का नवीनीकरण होगा। सड़कों के सुधार के लिए 10,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। महिला कल्याण के लिए 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक का इसमें प्रावधान है और ये पिछले साल की तुलना में 19,021 करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो कह सकते हैं कि महिलाओं पर सरकार ने ज़्यादा फोकस किया है। शिक्षा के मामले में 2,737 करोड़ रुपए की लागत से करीब 150 सीएम राइज स्कूल बनाए जाएंगे और इसके साथ साथ युवाओं को प्रावधान रोजगार की बात भी की गई है। पुलिस में 7,500 भर्तियां, तो ये सब बातें आज दिन भर से चल रही है। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या विधायक मंत्रियों की सलाह को भी इसमें तवज्जो दी गई है। इस पर विशेष बात होगी, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर क्या कहा और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसमें क्या बोले, पहले वो सुनते और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। व्यवस्था में पुराने आंकड़े से सब में बड़ा है जो व्यवस्था हम जोड़ रहे हैं, लेकिन जो रोजगार के बड़े पैमाने पर संसाधन जो जोड़ रहे हैं, जैसे पशुपालन से जुड़े व्यवसायी सारे लोगों के लिए ये पहली बार हमारी सरकार ये गुंजाइश लेके चल रही है। हर वर्ग के विकास की और बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बजट को लेके सरकार हमेशा आंकड़े गिनाती है, लेकिन क्या आपने किसानों की बात करी? क्या आपने युवा जो रोजगार पोर्टल में लाखों युवा है नौकरी की तलाश में, उनके लिए आपने क्या, नौकरी के लिए आपने कौन सी बात करी? नहीं करी। आपने महिलाओं के लिए 3,000 रुपए आप कहां देना चाह रहे हो? लाडली बहना में आप कम करना चाह रहे हो, उसकी आपने बात नहीं करी। ऐसे कई मामले हैं जिसपे आगे चर्चा करेंगे। तो बजट तो किसी का भी हो, प्रतिपक्ष के लोग कभी संतुष्ट होते दिखाई दें ऐसा कम ही होता है। आज हम इस पर भी बात करेंगे कि प्रतिपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने, मंत्रियों ने क्या सरकार में अपनी बातें कही थी और वो कितनी मानी गई। सड़क की हम जरूर बात करेंगे। सड़क को लेकर चूंकि 2003 में अगर बीजेपी की सरकार आई थी और कांग्रेस की सरकार गई थी तो वो सड़क, बिजली, पानी को लेकर गई थी। तो पानी की भरपूर बारिश हो रही है। सड़क को लेकर क्या है इस पर हम बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे 4 विशेष मेहमान, इसलिए कि बजट का मामला है, सबकी बातें ठीक से आ जाए, कोई मुद्दा ना छूटने पाए। तो स्काइप पर जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी गौरव चतुर्वेदी जी और स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। दरअसल संदीप जी, मामला बजट का हर साल में एक बार आता है, हर किसी की निगाहें इस पर लगी रहती हैं। मध्य प्रदेश वैसे भी एक तरह से घाटे के बजट के मामले में रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि पहले तो जितना बजट हो गया था उसी के बराबर कर्ज भी हो गया था। अभी बजट 3,65,097 करोड़ का बजट है। उम्मीद करते हैं कि घाटे का बजट तो होगा, लेकिन आमदनी के स्रोत भी जीएसटी के जरिए सरकार से मिल जाए, केंद्र की सरकार से, या कुछ ऐसा चमत्कार हो जो मध्य प्रदेश की माली हालत को दुरुस्त कर सके। आपकी राय, आज के बजट को किस ढंग से देखते हैं? एक चीज़ और मैं उसमें जोड़ना चाहूँगा, वो ये कि विधायक और मंत्रियों ने भी सरकार के लिए अपने सुझाव दिए थे अपने अपने क्षेत्रों के हिसाब से। जो बात निकल कर आई है मोटे तौर पर वो ये कि सड़क के मसले में लगभग 40% का बजट जो है वो मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं जबलपुर से आते हैं राकेश सिंह जी, ये जो माननीय हैं इनके पास करीब 40% के आसपास बजट पीडब्ल्यूडी का चला गया सड़क के मामले में, और बाकी 60% में पूरा मध्य प्रदेश है। ये मोटे तौर पर आंकड़ा निकल के आता है। इसका मतलब कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपने इलाके में सड़क का दुरुस्तीकरण चाहते हैं और सड़क के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आपकी राय पूरे बजट को लेकर, शिक्षा में क्या लगता है, स्वास्थ्य में क्या लगता है, और सड़क की बात तो हो गई है।
संदीप जी। देखिए राघव जी, बजट को अगर हम देखते हैं तो एक संकेत मिलता है कि वाकई में विकास की, अधोसंरचना की, महिला कल्याण की, किसान की कोशिश दिख रही है। लेकिन वो जमीन पर कितनी उतरी है तो वक्त पर बताएगा। लेकिन जैसे 5 पथ की बात की है, सिंहस्थ की बात की गई है, महिला बजट में इजाफा किया गया है, सीएम राइज स्कूल की बात की गई है, मेडिकल की बात की गई। ये चीजें ऐसी लगती है कि सरकार की मंशा है विकास करने की, लोगों की सेहत सुधारने की, महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने की। ये कागजी तौर पर हमें नजर आता है। लेकिन कुछ और पक्ष भी हैं कि जिस तरह की जरूरत वर्तमान में युवाओं को रोजगार की है या दरकार दिख रही है, वो क्या सरकार की मंशा उसमें है? नौकरियों के जो मामले हैं उनमें सरकार की क्या स्थिति है? जो आंकड़े अभी सामने आए वो साफ बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर किस तरह से बढ़ रही है, लोगों को रोजगार कम मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बजट कागजी तौर पर बहुत बेहतर दिख रहा है और लग रहा है कि बाकी जो पहले जो मुख्यमंत्री थे शिवराज जी की पहचान महिलाओं को लेके मामा की बन गई। तो बजट जो महिला कल्याण का बढ़ाया गया है वो ये संकेत दे रहा है कि अब मोहन यादव भी महिलाओं के बीच अपनी पैठ को बढ़ाना चाह रहे हैं। जहां तक आपने अधोसंरचना की बात की, ठीक है कि एक बजट का बड़ा हिस्सा प्रभावशाली लोगों के क्षेत्र के लिए चला गया है। स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई राजनेता बड़े पद पर बैठता है तो अपने क्षेत्र के विकास को ज्यादा अहमियत देता है। अपना संसदीय क्षेत्र, अपना विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद कुछ और आता है। तो वही कारण है कि अपने अपने इलाके में ज्यादा बजट की जो अधोसंरचना की सड़क की बात है वो बजट चला गया है। मुझे लगता है कि ये बजट अगर वाकई में ईमानदारी से उस पर काम हुआ, जैसे करप्शन के आरोप लगते हैं वो नहीं हुए, तो कुछ ना कुछ तो उन वर्गों को लाभ होगा जिनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। लेकिन विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं राघवेंद्र जी, उनका भी सरकार को आगे आने वाले समय में जवाब देना होगा कि आपने बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या किया, वाकई में हेल्थ की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है, एजुकेशन की स्थिति। सिर्फ स्कूल के नाम दे देने से या स्कूल का नाम बदल देने से या नई इमारतें खड़ी कर देने से मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगी। बाकी जहां तक मेरा मानना है, शिक्षा को बेहतर करने के लिए और नवाचार की जरूरत है। वर्तमान दौर में जो ऑर्डर की परंपरा है शिक्षा विभाग में, उसे खत्म किया जाना चाहिए और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षकीय कार्य में लगाया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल संदीप जी, शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य में लगाया जाए, ये हमें लगता है कि सदियों से ये मामला चल रहा है। मैं सदियों का थोड़ा सा इन्वर्टेड कामों में बोल रहा हूँ, क्योंकि सदियों से इसलिए कि आप देखिए कि बेचारा मास्टर जो होता है वो हर काम के लिए, हर काम में जैसे आलू होता है हर सब्जी में शामिल हो जाता है। पढ़ाई छोड़कर उससे सारे काम कराए जा रहे हैं। कोर्ट के भी निर्देश हैं कि उसको पढ़ाई के काम में ही रहने दिया जाए, बाकी के काम के लिए दूसरे लोग रखें। लेकिन क्लरिकल काम से लेकर लिपकी काम से लेकर वो खाना बनाना, चुनाव कराना, फिर सरकार की बहुत सारे रेवेन्यू के काम में मदद करना, ये सब कुछ चीज़ है। तो ये तो शिक्षक तो सदा से बेचारा, और अभी भी उसकी बेचारगी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। अभी तबादलों का सीज़न शुरू होने वाला है, आप देखिए कि तबादलों में भी बड़ी एकदम से हड़बड़ाहट मचने वाली है। और कई बार तो मैं थोड़ा सा विषय से अलग हट के बात कर रहा हूँ, शिक्षक माने टीचर और डॉक्टर, इनके तबादलों में भी ज़बरदस्त करप्शन की खबरें आती है। तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम मास्टर और डॉक्टर के मामले में जो तबादले होते हैं उसमें भ्रष्टाचार कम से कम हो, क्योंकि ये पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं और भविष्य को संवारने वाले शिक्षक हैं और मानवता की सेवा करने वाले डॉक्टर हैं। तो ये तो खैर अपनी बात हुई। मैं आता हूँ गौरव जी के पास। गौरव जी, आप दिन भर विधानसभा में थे, कल भी और आज भी, क्या लगा आपको बजट को लेकर और क्या आपका चिंतन है? नहीं, देखिए, बजट को अगर हम इस प्रकार से देखें तो अभी केंद्र सरकार का बजट आया नहीं है, उसमें क्या प्रोविजंस रहेंगे, क्योंकि अब जो करों का बोझ है वो राज्य सरकार के पास सिर्फ 2-3 मदों पर ही है जी। तो इसे हम किस तरीके से, नहीं, ये एक बात सोचने की है। लेकिन जो बजट आया है उसमें जिस तरीके से महिलाओं पर और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर प्रोविजन किए गए हैं, अगर हम उन प्रोविजन को देखें तो वो 98,000 करोड़ के आसपास के बैठते हैं तीनों को मिला करके। लेकिन अगर हम देखें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो बजट है वो 68,000 करोड़ टोटल है, और अगर हम उसके मुकाबले पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण को देखें तो उसके लिए 1,704 करोड़ ही किया गया। ये जो डिफरेंस है, अगर हम जनसांख्यिकी अनुपात पर देखें तो मुझे लग रहा है कि ये बजट या तो बहुत हड़बड़ी में बनाया गया है या बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है, क्योंकि
जो बाकी वर्गों को साथ में साधना था उसे साधने की कोशिश नहीं की गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल मुख्यमंत्री जरूर नए हैं डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन वित्त मंत्री तो पुराने हैं। जगदीश देवड़ा जी पुराने जानकार हैं और लंबे समय से बजट वो पेश करते आ रहे हैं, तो हड़बड़ी अगर होती है तो मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। लेकिन योगीराज जी, सवाल ये कि किसानों की सम्मान निधि में 4,900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ST/SC के छोटे किसानों को 5 हाउस पावर का जो कनेक्शन है वो उस मामले में रियायत दी गई है। तो ये तो हुई एक तरह से जो परंपराएं होती कि कमजोर वर्ग को रियायत, लेकिन मेरा इस पर ही फोकस है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में कोई सरकार ने नवाचार किया ऐसा लगता नहीं, क्योंकि मेरा बार बार फोकस रहता है कि अगर शिक्षा में है तो प्राइमरी एजुकेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो बुनियाद होता है। और इसके बाद उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए कम से कम रिसर्च के मामले में सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उच्च शिक्षा में जो कॉलेजेस हैं जहाँ शोध कार्य होते हैं वहाँ अगर सरकार फोकस करेगी तो फिर मध्य प्रदेश भी कई नई चीज़ों के मामले में देश में और दुनिया में नाम रोशन कर सकता है। लेकिन अभी जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं शोध कार्य के मामले में उसका फोकस जीरो पर रहा है। आपकी राय? देखिए राघव जी, आपने शिक्षा की बात की और उस पूरे बजट में सबसे कम, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम हिस्सा यदि किसी को मिला है तो वो शिक्षा को मिला। 6% प्रावधान है बस। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के बजट में, संस्कृति विभाग के बजट में, दूसरे विभागों के बजट में आशातीत बढ़ोतरी की गई, मतलब इनकी कल्पना नहीं कर, बम्पर बढ़ोतरी की गई। लेकिन जिसका आपने जिक्र किया, जो कोर मामला है शिक्षा का, उसमें आपने सबसे कम प्रावधान किया। तो और जिसका बार बार आप शोध पर खर्च करने की आप बात कर रहे हैं, ऐसा कोई उसमें जिक्र नहीं है, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को शिक्षा में शामिल किया गया। जैसे AI की बात उन्होंने की है। अब AI की बात स्कूल लेवल पर आप कर तो रहे कि हम कोडिंग और AI के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग हमारे सरकारी स्कूल में अभी टीचरों को नहीं आती। या आप हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ अपडेट करें, पर इसके लिए आपको जो आपने मद रखा, जो आपने राशि रखी, वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो आपने बात ज़रूर की है कि साहब इस बजट में एक चीज़ ये बहुत अच्छी हुई कि हर छोटी छोटी विभाग को, हर छोटी छोटी बातों को इंट्रोड्यूस किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि हमने सर्वहारा वर्ग, हमने सबके बारे में सोचा और इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा कुछ दिया। लेकिन सवाल ही, अब जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, पूरे बजट में आप देखो तो 1 लाख के आसपास भी नौकरियां नहीं है। 7,500 पुलिस के लिए निकाली है, 15,000 एजुकेशन की बात कर रहे हैं और 38,000 के आसपास अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें नौकरी सृजित करने की बात है। MSME के जरिए वो 33,000 मतलब नौकरियों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब आंकड़ा भी मिला लें तो भी 1 लाख के पार नहीं जा रहा। तो यदि इतनी छोटी छोटी इन बजटों को लेके बात होंगी, क्योंकि आज सबसे बड़ा फोकस बेरोजगारी पे ही है। आखिर पढ़ा लिखा युवक कहाँ जाएगा उसको, यदि इतनी कम संख्या में नौकरी निकलेंगी और उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को आप अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मिला के इतनी निकल रही, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एक चीज़ और बात यह है कि जैसा आपने जिक्र किया कि चुनाव के ये 2-3 चीज़ों के मामले में ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है बजट। एक तो चुनाव के बाद का पहला बजट, दूसरा शिवराज सिंह चौहान के दौर के बाद का पहला बजट, दूसरा मोहन सरकार का पहला बजट। तो इन 3 मायनों में खास, और चूंकि मोहन सरकार का ये पहला बजट है तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखिए हमने कोई भी नए तरीके का कोई हमने टैक्स नहीं लगाया, कोई आपके ऊपर टेंशन बढ़ाने वाली बात नहीं की, कोई हमने लाइबिलिटी नहीं डाली, लेकिन आपने दिया भी कुछ नहीं। जैसे उम्मीद की जा रही थी कि लाडली लक्ष्मी के बारे में आप बात करेंगे, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन नाम की चीज़ अब खत्म हो गई, अब 4 साल बाद होंगे इलेक्शन, तब बात करी जाएगी। तो आपने बड़ी इंटेलिजेंटली सब चीज़ों को समाहित करके MSP, वो जो समर्थन मूल्य पर गेहूँ जो 27 रुपये और धान 31 रुपये खरीदी की जो बात हो रही, उसमें कोई जिक्र नहीं है इनका। तो आपने ये बात बताने की ज़रूर कोशिश की कि हमारा बजट 16% बढ़ गया। ये खास बात बता रहे हैं ये वित्त मंत्री जी, बड़े कि साहब ऐतिहासिक बजट है और ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। जो 3,15,000 करोड़ के आसपास का था वो 365 पे पहुंच गया। तो मतलब ये 16% की वो बढ़ोतरी हुई, तो इस महीने में ज़रूर खास है। तो ये ज़रूर बताने की कोशिश की, देखिए हमने हर मद के लिए हमने हर विभाग को बढ़ाया है। ये सही है कि आपने टैक्स का कोई ज़्यादा भार नहीं बढ़ाया, लेकिन टैक्स की तो स्थिति बनेगी केंद्र सरकार की तरफ से। GST के बाद बहुत सारी चीज़ें
केंद्र, जैसा गौरव जी ने कहा कि अभी केंद्र का बजट नहीं आया, असली बजट वहाँ होगा जहाँ से आपको राहत भी मिलेगी और थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ेगी टैक्स देने की। राठी जी, दरअसल ये सारा मामला इसलिए और महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार के हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जितना वो झुंझुना बजा सकते हैं उतना वो उन्होंने कर दिया अपनी तरफ से, कोई टैक्स नहीं लगाया है। सीधी सी बात है कि अगर टैक्स नहीं लगाया है तो फिर जनता को भर पल्ले मिला भी कुछ नहीं है, ये हम कह सकते हैं। आपकी इसमें राय? नहीं, देखिए, टैक्स का मुद्दा तो बड़ा स्पष्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में अब टैक्स काफ़ी कुछ बचा नहीं है कि राहत दे या वसूली ज़्यादा करे। रही बात ओवरऑल बजट की, हम बात करें तो पिछली बार के मुकाबले इस बार बजट में लगभग हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रावधान देने का प्रयास किया गया है और एक अच्छा प्रयास मानता हूँ मैं इसे। भाई, एक संकेत तो है कि एक शिक्षा की तरफ और स्वास्थ्य की तरफ जो वर्षों से एक आम जनता की मांग थी, उस पर ध्यान देने का प्रयास तो इस बजट में स्पष्टतः नज़र आता है। लेकिन मैं इसमें एक बड़ी अलग बजट से हटके, जो बजट तो एक आंकड़ा है जिसमें दिया जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि एक IAS हुआ, एक शिक्षक हुआ और एक इंजीनियर हुआ, ये वो सब्जी के वो आलू हैं जो हर चीज़ में चल देते हैं। तो जैसा मैं अभी बीच में एक टेंडर देख रहा था, उज्जैन का ही निकला है, उज्जैन के लिए स्पेशल बजट भी है, तो वहाँ लैंडस्केप प्लानिंग करनी है या वाटर का रिचार्ज कैसे होगा, नदियों को कैसे जोड़ेंगे, तालाब को कैसे जोड़ेंगे, अब उसकी प्लानिंग के लिए उन्होंने आर्किटेक्ट को चुन लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि वो इंजीनियर की जो सोच है उसे मालूम ही नहीं कि उस विधा की कौन सी पढ़ाई से वो काम होता है। तो बजट में तो आपने कह दिया हम 100 रुपये इस काम के लिए खर्च करेंगे, लेकिन वो 100 रुपये खर्च टेक्निकली, जो आपने रिसर्च की बात की, या ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे विधा के जो वैज्ञानिक या पढ़े लिखे विशेषज्ञ हैं, उनको लेके अगर करें तो 100 रुपये सही जगह खर्च हो जाएंगे। अन्यथा 100 रुपये खर्च हो गए और काम कुछ हुआ नहीं। ओवरऑल बजट में पर्यावरण, वाटर बॉडी, नदी तालाब, जंगल और वृक्षारोपण की, जिसकी अपन क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, इस पे कोई विशेष प्रावधान मुझे देखा नहीं। एक आध नदी जोड़ों का जरूर प्रोग्राम है, वो इरिगेशन का रिलेटेड होता है, लेकिन बाकी जो हिस्सों की जरूरत है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करेंगे तो हजारों लाखों की संख्या में पेड़ों की कटाई होगी, तो इस पे क्या उनने विशेष वो किया। तो मैंने कहा ना, विशेषज्ञों की राय इस बजट को लागू करने में अगर उसको शामिल करवा दें, वो उसके बाद का ही काम है, शायद बजट का काम भी नहीं है वो, लेकिन अगर ये सलाह है कि अगर वो शामिल करवाते हैं और विशेषज्ञों के साथ में प्लानिंग करवा देते हैं, तो इसी पैसे से 100 रुपये का काम 200 रुपये का काम हो जाएगा 100 रुपये में। जी, मैंने लागत आधी आ जाएगी और परिणाम ज़्यादा मिल जाएंगे। जी संदीप जी, दरअसल दिक्कत यह है, हालांकि थोड़ा सा राठी जी ने पूरे विषय को बजट से अलग हटकर व्यवस्था की तरफ मोड़ दिया है, तंत्र की तरफ मोड़ा है कि अगर चिकित्सा का मामला है तो चिकित्सा के मसले में चिकित्सक की राय ली जानी चाहिए, यानी उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। IAS अधिकारियों को आलू की तरह कहीं भी फिट ना किया जाए। अगर टेक्नोक्रेट की बात हो रही है, इरिगेशन की बात हो रही है, PHE की बात हो रही है, सड़क की बात हो रही है, तो उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंजीनियर को बनाना चाहिए जो सड़क को देखे। अगर डॉक्टर की बात हो रही है तो किसी डॉक्टर को, सीनियर डॉक्टर को उसका HOD बनाया जाए, PS और सेक्रेटरी बनाया जाए, तो फिर परिणाम बेहतर आएंगे। शिक्षा महकमे की बात हो तो किसी शिक्षाविद को उसका जिम्मा दिया जाए, बजाय इसके कि IAS को बनाया जाए। कई बार, हालांकि ये बजट से इतर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहीं चर्चा में अगर आता है, विधानसभा में बजट अभी विभागवार चर्चाएं होंगी, उन चर्चाओं में अगर इसका उल्लेख कहीं हमारे जो माननीय विधायक गण है वो उसका करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बजट भले ही कम का प्रावधान किया हो विभाग के लिए, लेकिन परिणाम अच्छे दे सकता है। जो मैंने चर्चा की शुरुआत में और बीच में भी कहा था कि विधायकों से और मंत्रियों से भी राय मशवरा हुआ था। खबर यह है कि उनकी बातें तो सुनी गई, लेकिन विधायक और मंत्रियों के क्षेत्र में उन चीज़ों का समावेश नहीं किया गया जो उन्होंने मांग की थी। ऐसे में उद्योगपतियों से जो बात हुई होगी, आम आदमी से जो बात हुई होगी, उसका समावेश या उसका रिफ्लेक्शन बजट में कम दिखाई पड़ता है। इसमें सबको साधने की कोशिश तो हुई है, सब सद भी जाएंगे, लेकिन मजा किसी को नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है। आपकी राय? देखिए राघव जी, जो आपने बात कही वो कल्पना वाली है सिर्फ कि अगर डॉक्टर के पेशे के व्यक्ति जो IAS है उसको विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। क्या राजनीति में ऐसा हो पा रहा है? क्या हमारे प्रदेश का चिकित्सा मंत्री साइंस का पढ़ा हुआ है, डॉक्टर है? सवाल ये है कि वो जहाँ है वो अपने आप को योग्य मानता है, चयन जो कर देता है वो योग्य मान लिया जाता। और इस देश में तो IAS के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि ये देश हम 400-500 या 2-4 हजार लोग चला रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो व्यवस्था बदलना सरकारों के बस में नहीं है। राघवेंद्र जी, प्रयोग किया जा सकता है और प्रयोग होते हैं तो कई बार सफलता भी मिलती है और जनता को लाभ भी होता है, लेकिन ये संभव कम लगता है
क्योंकि जो नियुक्तियां होती हैं, जिम्मेदारी मिलती है, वो कैसे मिलती हैं, हम और आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं। इसे बताने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ कौन किसका करी। इसमें एक चीज जोड़ूंगा, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में विदेश मंत्रालय का जिम्मा जिनको दिया है एस जयशंकर प्रसाद, वो विदेश सेवा में लंबे समय तक उन्होंने काम किया था और विदेश मंत्री बनने के बाद विदेश नीति या उसके अमल में एक सबको अलग चमक दिखी है। तो ये एक प्रमाण है कि अगर आप उसी महकमे के विशेषज्ञों को एचओडी बनाएंगे तो फिर उसके नतीजे कम से कम उस आदमी से तो बेहतर आएंगे जो उसके बारे में नहीं जानता है। शिक्षा के बारे में शिक्षक पूरे परेशान हैं आईएएस लोगों से कि आईएएस कुछ भी करते हैं। डॉक्टर पूरे परेशान होते हैं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बन जाता है वो डॉक्टरों की दिक्कत को समझते नहीं है, अस्पताल में क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, मशीनें कैसी, इस पर कोई मतलब ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रयोग के तौर पर एक दो महकमों पर यह काम करना चाहिए, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य एक बेहतर नतीजे वाला और जनता से जुड़ा मामला हो सकता है। जी देखिए राघवन जी, आपने केंद्र सरकार की बात की और नरेंद्र मोदी की बात की, तो नरेंद्र मोदी की तुलना किसी राज्य के मुख्यमंत्री से तो अपन नहीं कर सकते। नहीं, फॉलो तो करते हैं, लीडर को आदमी फॉलो करता है कि दिल्ली जो कर रही है उसको हम यहाँ करने की कोशिश करें। राघवन जी, फॉलो करने की कहता है, क्या इच्छा शक्ति है उस नेता के अंदर? ठीक बात, क्या वो ये फैसला ले सकता है? मुझे लगता है कि वर्तमान दौर में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी की तरह फैसला करने में सक्षम हो, इच्छा शक्ति हो। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, जुगाड़ का काम चल रहा है, संतुष्ट करने का काम चल रहा है, तो जो हो रहा है वही होता रहेगा। बिल्कुल। गौरव जी, आपकी राय, बजट पर टिप्पणी आपकी आ चुकी, लेकिन और भी इसमें विस्तार से बात, और अगर कुछ व्यवस्था का टिप्पणी हो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बजट पर विभागवार चर्चा होगी, विधायक और मंत्री अपने अपने विभाग की बात करेंगे, उसमें जो हम कुछ बात कर रहे हैं शायद वो उसमें शामिल हो जाए चर्चा में। राघवेंद्र जी, आपने विषय विशेषज्ञों की बात की, इसलिए मैं मुद्दे पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जी जी। कि पिछली सरकार में अगर हम उठाकर देखें, मोदी सरकार में, तो डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्हें इस बार टिकट नहीं। मानव संसाधन शिक्षा मंत्री की जवाबदारी स्मृति ईरानी के पास थी, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूरा देश जानता है। विषय विशेषज्ञों को प्रमुख पदों पर बिठाना जो आप कह रहे हैं वो संभव इसलिए नहीं है कि एक उतनी बड़ी तादाद में ना राजनेता मिल पाएंगे और ना आईपीएस अफसर मिल पाएंगे। अब इसमें ये जरूर किया जा सकता है व्यवस्था के सुधार के तहत कि जो उसके मुखिया से नीचे के पद हैं उन पदों को विभागों से भरा जाना चाहिए, जिससे वहां पर जो आवश्यकता है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, तो वहां वो लोग अपनी राय रख सकते हैं। और एक आईएएस भी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए काम करता है। एक आईएएस जो इंजीनियर ना भी हो तब भी वह ऊर्जा विभाग में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। तो इसलिए विषय विशेषज्ञों वाली बात में जो उसके समकक्ष के नीचे के पद हैं उन पदों पर विषय विशेषज्ञों को लाना चाहिए और उनकी राय को महत्व दिया जाना चाहिए। जी योगीराज जी, विषय विशेषज्ञ अगर आ जाएंगे तो अलग बात है कि दिल्ली के उदाहरण आपने पेश किए, लेकिन उदाहरण सब तरह के मिल सकते हैं। हमारा मानना ये कि अगर जिसको सांप का कांटे का मंत्र आता है उसको सांप के कांटे का मंत्र का इलाज करना चाहिए, और जिसको बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र आता है उसको वो इलाज करना चाहिए। अब इसको आप विशेषज्ञता का नाम देते चाहे कुछ भी, लेकिन परिणाम तभी अच्छे आएंगे। किसी को मंत्र आता है बिच्छू के मंत्र जहर उतारने का, उससे अगर आप सांप का जहर उतरवाएंगे तो वो आदमी मारा जाएगा। और तो इसीलिए विभाग में लोग परेशान हैं। मैंने दो विभाग का जिक्र किया जो देश की माने एक तरह से शिक्षा जो भविष्य गढ़ती है और स्वास्थ्य जो मानवता की सेवा करता है। कम से कम इनमें, वैसे पीडब्ल्यूडी में भी होना चाहिए कि उसका जो हेड है वो उसी का इंजीनियर हो, क्योंकि इंजीनियर को पता है कि सड़क कैसी बननी चाहिए, बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए। हमको या एक आईएएस को पता हो सकता है, पता कर सकता है, लेकिन विशेषज्ञता नहीं हो सकती उसकी। तो बजट में जो भी कुछ है उसके बेहतर परिणाम के लिए अगर आप विषय एक्सपर्ट को रखेंगे तो वो कम पैसे में ज़्यादा काम कर देगा। जी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कई मामले ऐसे भी देखने में आए जब संबंधित मंत्री विषय का विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। अब ये नहीं कह रहा कि सारे लोग खराब हैं, लेकिन अगर ये व्यवस्था बनती है तो नतीजे बेहतर आएंगे और कम टाइम में, कम पैसे में अच्छे परिणाम आ सकते हैं, इसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं दो उदाहरण आपके सामने रखा हूँ। जी, एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, जो दिल्ली कॉलेज से निकले और इंजीनियरिंग के मास्टर, और एक मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जो एमए करके आए और मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो इंजीनियरिंग मुख्यमंत्री से ज़्यादा अच्छा काम किया
शिवराज सिंह चौहान जो है एमए पढ़ के आए, तो केवल इससे मतलब नहीं कि विषय विशेषज्ञ, हमने कई ऐसे विषय विशेषज्ञ भी देखे जो अपने विषय, एक इंजीनियर साहब थे, उनसे पूछा भैया यार ये बल्ब लगाना है, कि भाई साहब मैं बल्ब लगा तो नहीं सकता लेकिन मैं उसकी थ्योरी बता सकता हूँ कि कैसे लगाया जा सकता है। जहाँ तक दिग्विजय सिंह जी की बात है तो वो जमाना दूसरे किस्म की राजनीति का है। उस समय लोग कहते थे कि इलेक्शन मैनेजमेंट से जीत जाते हैं, डेवलपमेंट से नहीं जीतते, क्योंकि लालू यादव 2 बार सरकार में आ गए थे 10 साल, तो वो एक अलग दौर था। राठी जी, आपकी अंतिम राय बहुत छोटी सी। मैं इसमें बड़ा स्पष्ट ये कहना चाहूंगा कि सर विषय विशेषज्ञ के साथ साथ क्या हो रहा है आजकल कि आउटसोर्स काम हो रहा है जी। हर यूएडीडी में, जैसे अमृत योजना भारत सरकार की आई, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके लिए विषय विशेषज्ञ के लिए कंपनीज फॉर्म की गई, तो लेकिन वो कंपनी भी इंजीनियर्स के साथ भर दी गई। उन्हें चूंकि सुविधाजनक इंजीनियर मिलता है तो वो जो अगला फॉर्मेट बनाते हैं कंसल्टेंट का, वो उसमें इंजीनियर ही लाते हैं। इससे काम की डुप्लीकेसी हो रही है, बिल्कुल काम पूर्ण नहीं हो पा रहा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विशेषज्ञों की राय हो, बजट में भले ही पैसा कम हो, लेकिन अगर आप उस पैसे का सदुपयोग करेंगे तो कम पैसे में जनता को ज्यादा लाभ होगा। जैसे कोई अगर अच्छा रसोइया है तो वो खाने को ऐसे बनाता है, या गृहिणी ऐसी होती है जो कम बजट में किचन को बेहतर चलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि बजट बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो ताकि जनता की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। उम्मीद करते हैं कि सरकार बजट में जो चर्चा के दौरान सुझाव आएंगे उसको भी समाहित करेगी और बजट में जो कुछ जनता से जुड़ी मांग है उसको पूरा करेंगे। तो मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका साधुवाद, गौरव जी आपका धन्यवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।